बेटा हमारा जो लेसन है अ, का है हमारा सॉरी कृतिका का। तो जो लेसन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। और अब हम जो स्टार्ट कर रहे थे उसके अभ्यास के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम कर रहे थे प्रश्न उत्तर अभ्यास के। तो पाठ है बेटा हमारा रीढ़ की हड्डी और लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। अब जगदीश चंद्र माथुर जो है हम लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके अभ्यास के प्रश्न देखते हैं बेटा हम। वैसे तो हमारे 5 क्वेश्चंस हो चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन नंबर जैसा कि आपको नजर आ रहा है सामने कि क्वेश्चन है हमारा, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। कि जो समाज है वो कैसे व्यक्तित्व को चाहता है, समाज कैसे व्यक्तित्व को चाहता है, समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो कहता है आज के समाज को आपके अकॉर्डिंग किस जैसे व्यक्तित्व की जरूरत होनी चाहिए बच्चों। तो मेरे ख्याल से जो आपका आंसर है बेटा वो होगा कि हमें हमारे जो समाज को किसकी जरूरत है, उमा जैसी लड़की की। लेकिन जो हमारा समाज है उसको कैसे लड़कों की जरूरत नहीं है, शंकर जैसे लड़कों की, जो करेक्टर लूज होते हैं और जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते। तो इस प्रकार के जो है लड़कों की जरूरत हमारे समाज को नहीं है। अगर हमारे समाज को जरूरत है तो उमा जैसे खुले विचारों की लड़की की। तो आज जो समाज है उसे उमा जैसी लड़की की जरूरत है। शंकर जैसे लड़के समाज को किसी भी रूप में ऊंचा उठाने में योगदान नहीं दे सकते। वह पढ़ा लिखा तो अवश्य है किंतु वह चारित्रिक एवं मानसिक रूप से इतना दृढ़ नहीं है। मतलब वह पढ़ा लिखा तो जरूर है, वह कॉलेज में पढ़ तो जरूर रहा है, लेकिन जो उसका करेक्टर है और उसकी जो मेंटेलिटी है मानसिक रूप वो जो है इतना सुदृढ़ नहीं है, इतना जो है स्ट्रोंग नहीं है। वह मेंटल रूप से और करेक्टर के हिसाब से जो है वो इतना सुदृढ़ नहीं है, इतना जो है परिपक्व नहीं है, समझदार नहीं है कि समाज को एक नई दिशा दे सके। कि जो समाज है इन जैसे शंकर जैसे लड़कों की अगवानी में जो है समाज उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। दूसरी ओर उमा जो है वो वर्तमान भारतीय नारी की साक्षात प्रतिमूर्ति है। कि वर्तमान समाज में जैसे नारी को जो है, जैसे समाज को जिस प्रकार की नारी चाहिए तो उस प्रकार की जो है यहाँ पर उमा की छवि दिखाई गई है पाठ में। वह अन्याय का डटकर विरोध करने वाली है। भाई वह अन्याय को सहन नहीं करती है, उसमें रूढ़ियों और कुरीतियों से लड़ने का साहस है। वह जो है समाज की जो आज के अकॉर्डिंग जो प्राचीन रूढ़ियां हैं, हमारी परंपराएं हैं, जो आज के समाज के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठती हैं, जो प्राचीन परंपराएं, वह वह उन परंपराओं को जो है उन परंपराओं से, उन कुरीतियों से, उन बुरे रीति रिवाजों से जो है लड़ने की सामर्थ्य रखती है। उसके अंदर इतनी शक्ति है, साहस है। वह अन्याय को चुपचाप सहन करके उसे बढ़ावा देने वाली नहीं है। वह लड़का और लड़की के भेदभाव को समाप्त कर देना चाहती है। वह चाहती है कि समाज से जो है लड़के और लड़की के बीच भेदभाव समाप्त हो जाए। सॉरी। वह स्पष्ट करती है कि रिश्ता तय करते समय लड़की से तरह तरह के सवाल पूछकर उसे अपमानित करना उचित नहीं है। कहती है कि जो पाठ में उसके माध्यम से क्या दिखाया गया है कि जब लड़की को देखने आते हैं लड़के वाले रिश्ता करने के लिए, तो जब वो उससे तरह तरह के सवाल पूछते हैं तो यह जो है उचित कार्य नहीं है, क्योंकि लड़की कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार जो है उमा समाज को एक नई दिशा देने में सक्षम है, लेकिन जो शंकर है वो शंकर जैसे लड़के जो है समाज को नई दिशा नहीं दे सकते।
तो आगे क्या है, अतः आज समाज को उमा जैसी व्यक्तित्व की ज़रूरत है। देखिए क्या है कि जो यहाँ पर हमने शंकर की तो जो डिसक्वालिटीज़ हैं वो मेंशन करनी है और हम जो उमा है उसकी क्वालिटीज़ मेंशन करेंगे कि किस प्रकार जो है हमारे समाज को उमा जैसे लड़की की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ जो उमा है वो यहाँ पर एक सुदृढ़ व्यक्तित्व के रूप में दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6th भी और 7th भी। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए कि जो पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी रखा गया है, क्या वह उचित है? और अगर है तो क्यों है? क्यों सार्थक है? क्यों जो पाठ है पूरा जो है एक जैसे किसी फ़िल्म का एक टाइटल होता है और उसमें जो है थीम होता है उसका और जो पूरी फ़िल्म की स्टोरी है उसी थीम के अकॉर्डिंग जो है घूमती है या किसी करैक्टर के नाम पर हो जाता है पाठ का नाम तो उस करैक्टर के चारों ओर जो है स्टोरी घूमती है। तो जो ये एकांकी है हमारी रीढ़ की हड्डी ये किस प्रकार अपने नाम को सार्थक करती है? तो रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक एकांकी है बेटा, जो समाज में फैली कुरीतियों पर जो है कटाक्ष करती है। समाज में फैली जो बुरी प्रथाएँ हैं उनको समाज से दूर करना चाहती है। इस एकांकी में लेखक ने समाज की रूढ़ियों पर प्रहार किया है। रूढ़ियाँ क्या होती हैं बेटा? देखो प्राचीन जो परंपराएँ हैं, उनको हम कहेंगे, लेकिन जो आज के समाज के अकॉर्डिंग सही नहीं है प्राचीन परंपराएँ, उनको हटा देना चाहिए, वे रूढ़ी बन जाती हैं। तो उनको जो है जो आज के समाज के अकॉर्डिंग जो सही है, तो उन प्राचीन परंपराओं को अपनाने में से हमें परहेज नहीं करना चाहिए। अर्थात जो आज के समाज के अकॉर्डिंग जो भी परंपराएँ हैं हमारी प्राचीन, वो सही है तो उन्हें अपना लेना चाहिए। लेकिन जो आज के समाज के अकॉर्डिंग सही नहीं है, शायद उस समाज के अकॉर्डिंग सही रही हो जब वो प्राचीन समाज रहा है, लेकिन आज के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो उन परंपराओं को, उन रूढ़ियों को हमें बदल देना चाहिए। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार क्योंकि जो चेंज है, वो तो प्रकृति का नियम है, क्योंकि जो बदलाव है वो प्रकृति का नियम है। बिना बदलाव के तो सृष्टि ही नहीं है। तो इसी प्रकार हमें परंपराओं को भी जो है बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदलना पड़ता है। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी की किंतु अत्यंत सुंदर बहू चाहते हैं। जो शंकर है उनके पिता का नाम क्या था बेटा? गोपाल प्रसाद। तो वो चाहते हैं कि मेरा बेटा तो बेशक पढ़ा लिखा है, लेकिन मुझे बहू कम पढ़ी लिखी चाहिए और वो चाहते हैं कि बहू सुंदर भी बहुत हो। वे यह भी चाहते हैं कि लड़की जो है वो मेरी जो होने वाली बहू है शंकर की, वो हर काम में निपुण हो। मतलब उसे हर प्रकार का काम आता हो, कढ़ाई, सिलाई, खाना बनाना मतलब जैसे गाना, बजाना, इस टाइप के सारे जो काम हैं, वो उनमें पारंगत हो और कम पढ़ी-लिखी हो। तो गोपाल प्रसाद ऐसी बहू चाहते हैं अपने बेटे शंकर के लिए। फिर क्या है कि उसे गाना, बजाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सभी काम आते हों। वे उमा से तरह-तरह के सवाल पूछते हैं कि आपको ये काम आता है, आपको ये काम आता है? और जो गोपाल प्रसाद है वो विवाह को भी क्या मानते हैं बेटा? एक बिज़नेस मानते हैं गोपाल प्रसाद। क्योंकि वह उमा के पिता से कहते हैं कि चलो अब बिज़नेस की बात कर ली जाए। राम स्वरूप को क्या कहते हैं वे कि चलो अब बिज़नेस की बात कर ली जाए। तो इसके बाद क्या होता है बेटा, उमा से जो है तरह-तरह के सवाल पूछते हैं गोपाल प्रसाद जी। उनमें जो है लड़के का पिता होने की ऐंठ है। वो चाहते हैं ये सोचते हैं कि यदि मैं लड़के का पिता हूँ, तो मैं जो चाहूँ पूछ सकता हूँ इसे और मुझे पसंद आएगी तो मैं रिश्ता तय करूँगा और वरना नहीं करूँगा। वे चाहते हैं कि जो लड़की है वो सर्वगुण संपन्न हो, उसके अंदर सभी प्रकार के गुण हो, किंतु एकांकी में अंत में पता चलता है कि उनका अपना लड़का शंकर तो किसी प्रकार से भी पूर्ण नहीं है। भाई वो अपने लड़के शंकर के लिए लड़की तो संपूर्ण चाहते हैं,
कि सब सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन जो लड़का है शंकर, वो जो है किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं है। वह जो है चरित्रहीन तो है ही, वह शारीरिक दृष्टि से भी अपंग है। वह चरित्रहीन रे भाई ये मोने तो है ही, वह जो है वह चरित्रहीन तो है ही, वह शारीरिक दृष्टि से भी अपंग है तथा पूर्ण रूप से अपने पिता पर आश्रित है। ठीक उसी प्रकार से खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। वह ठीक ठीक प्रकार से वह जो है शारीरिक दृष्टि से भी अपंग है, और जो है चारित्रिक दृष्टि से भी वह अच्छा नहीं है। क्या है कि वो जो है उसकी रीढ़ की हड्डी भी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है, वह अच्छी तरह से खड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। वह पूर्ण रूप से और कुछ कमाता भी नहीं है, वह पूर्ण रूप से किस पर आश्रित है? अपने पिता पर आश्रित है। इस प्रकार जो एकांकी है का शीर्षक है रीढ़ की हड्डी, वह अत्यंत सार्थक है। जो एकांकी है हमारा रीढ़ की हड्डी, वह पूर्ण रूप से सार्थक है। इसके बाद क्या है बेटा? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ये है कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। कि रीढ़ की हड्डी क्यों शीर्षक जो है सार्थक है? क्योंकि जो गोपाल प्रसाद है वो अपने बेटे के लिए सर्वगुण संपन्न लड़की चाहता है, लेकिन उसके बेटे में एक भी गुण नहीं है। वह चारित्रिक दृष्टि से तो हीन है ही, वह शारीरिक दृष्टि से भी अपंग है। उसके जो शरीर है, रीढ़ की हड्डी है, वो जो है ही नहीं, वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? कथा वस्तु के आधार पर एकांकी की जो मुख्य पात्र है वो कौन है? उमा। किसे मानेंगे आप मुख्य पात्र? उमा को। उमा जो है वो एकांकी की मुख्य पात्र है। इसके बाद कोई भी लेखक जो है जिस पात्र के माध्यम से अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है, वही कथा वस्तु का मुख्य पात्र होता है। देखिए कोई भी फिल्म हुआ, नाटक हुआ, एकांकी हुई, तो बेटा उसका जो मेन रोल जो अदा करता है, तो वही कहलाता है मुख्य पात्र। अब जो लेखक का जो उद्देश्य है इस पाठ के माध्यम से, कि भाई समाज में लड़की और लड़के को समान समझना, तो इस उद्देश्य की पूर्ति किसने की है बेटा? ये की है उमा ने। तो उमा ही जो है इस एकांकी की मुख्य पात्र है। इस एकांकी में भी लेखक ने अपने उद्देश्य की पूर्ति उमा के माध्यम से ही की है। उमा ही स्पष्ट करती है कि वर्तमान समाज में लड़का और लड़की का भेदभाव करना उचित नहीं है। दोनों को समान अधिकार और बराबर सम्मान मिलना चाहिए। अब वह समय नहीं रहा जब लड़की घर की चार दीवारी में बंद रहती थी। रिश्ता करते समय लड़की से तरह तरह के सवाल करके उसे अपमानित करना भी उचित नहीं है। कि जब लड़की का रिश्ता होता है तो उसे तरह तरह के जो सवाल पूछे जाते हैं, यह भी उसे अपमानित करने वाली बात है। तो लड़की को एक वस्तु न समझा जाए। इस प्रकार लेखक ने जो उमा के माध्यम से हमारे समाज के कुछ लोगों की दकियानूसी विचारधारा पर चोट की है, कि जो पुरानी विचारधारा को जो है आज के अनुसार जो नियम सही नहीं है, उनको भी मानते हैं, तो ऐसे जो है उन पर जो है चोट की है। ऐसे लोगों को जो की विचारधारा, उसकी सोच पर जो है लेखक ने चोट की है। अतः जो उमा है वही इस एकांकी की मुख्य पात्रा है।
तो 3 क्वेश्चन बेटा अभी तक हमने किए हैं कि समाज में हमें कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, उमा जैसी लड़की की या शंकर जैसे लड़के की? तो आंसर होगा उमा जैसी लड़की की। यहाँ पर आप क्वालिटीज़ बताएँगे उमा की और डिसक्वालिटीज़ बताएँगे शंकर की। दूसरा है रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो रीढ़ की हड्डी जो शीर्षक है वो सार्थक है, क्यों सार्थक है बेटा? क्योंकि जो उमा है वही वह सर्वगुण संपन्न है और जो शंकर है वह जो है उसमें किसी भी प्रकार से वह चारित्रिक रूप से भी और चारित्रिक रूप से भी और शारीरिक दृष्टि से भी अपंग है। इसलिए जो है रीढ़ की हड्डी जो है एक सार्थक शीर्षक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा हमारा वो है एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। देखिए लेसन पढ़ने के बाद मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा आप अच्छे से लिख सकते हैं कि जो राम स्वरूप है वो किस प्रकार का आदमी है, जो राम स्वरूप है वो किस प्रकार का आदमी है और जो गोपाल प्रसाद है वो किस प्रकार का आदमी है। तो जो गोपाल प्रसाद है एकांकी में राम स्वरूप एक लड़की का पिता है और गोपाल प्रसाद एक लड़के का पिता है। तो राम स्वरूप में जहाँ एक और लड़की के का पिता होने के कारण एक अनावश्यक व्यवस्था है, वहीं पर जो है गोपाल प्रसाद के में लड़के का पिता होने की हैट है। भाई जो लड़की का पिता है राम स्वरूप वो तो लाचार है बेचारा, विवश है। लेकिन जो गोपाल प्रसाद है वो लड़के का पिता होने के कारण ऐंठ दिखाता है अपनी, कि अपना बड़प्पन दिखाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूँ। इसके बाद क्या है कि जो राम स्वरूप है वो जो राम स्वरूप है वह गोपाल प्रसाद जो है राम स्वरूप अधेड़ सी उम्र का आदमी है। वह किसी भी प्रकार अपनी बेटी का रिश्ता गोपाल प्रसाद के बेटे से कर देना चाहता है। इसी कारण वह अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को भी छिपाता है। वह जरा-जरा सी बात पर झुंझलाने वाला व्यक्ति है। उसके नौकर और उसके बीच हुई बातचीत में उसकी झुंझलाहट को देखा जा सकता है। कि देखिए क्या है कि जो राम स्वरूप लिखेंगे आप वो एक अधेड़ उम्र का आदमी है। वह किसी भी प्रकार से अपनी बेटी का रिश्ता गोपाल प्रसाद के बेटे से कर देना चाहता है। इसी कारण वह अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को भी छिपाता है। वह जरा-जरा सी बात पर झुंझलाने वाला व्यक्ति है। आपने देखा कि वह वह जो है बात-बात पर झुंझलाता है और हैं करके हँसता है, ताकि जो है उनका ध्यान दूसरी ओर जा सके। उसके नौकर और उसके बीच हुई बातचीत में उसकी झुंझलाहट को देखा जा सकता है। वह नारी शिक्षा का पक्षधर तो है, वह नारी शिक्षा का समर्थन तो करता है, चाहता है कि भई जो स्त्रियाँ हैं वो पढ़ें, किंतु नारी को पूर्ण अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। इसी कारण वह उमा द्वारा गोपाल प्रसाद की खरी-खोटी सुनाने पर परेशान हो उठता है। दूसरी ओर गोपाल प्रसाद तो नारी का शत्रु ही दिखाई देता है। देखिए जो राम स्वरूप है वह तो फिर भी जो है नारी शिक्षा का समर्थन करता है, लेकिन उसकी व्यवस्था है कि वह जो है लड़की का पिता है और वह जो है अपनी बेटी उमा का किसी भी
तरह से जो है गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर से रिश्ता करना चाहता है और इसके बावजूद जो है वह झूठ बोलता है कि उसकी बेटी ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है। वह बात-बात पर झुंझलाने वाला व्यक्ति है, जब काम थोड़ी-सी लेट हो जाता है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है और इसके बाद क्या होता है, जो दूसरा है कौन? गोपाल प्रसाद, किसका पिता है वो? शंकर का पिता है और जो गोपाल प्रसाद है, वह जो है इसी कारण जो गोपाल प्रसाद है वो नारी शिक्षा का पक्षधर नहीं है, किंतु नारी को पूर्ण अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। न तो वो नारी को पूरे अधिकार देना चाहता है और न ही वह जो है नारी शिक्षा का पक्षधर है। और इसके बावजूद जो है शंकर जो है वह भी उस जैसा ही है, वह भी उस जैसी सोच दूसरी ओर है नारी का प्रबल विरोधी है, वह है साथ एक आत्म प्रशंसक व्यक्ति, वो चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। उसे अपनी प्रशंसा स्वयं करके आनंद की अनुभूति होती है। वह अपनी को है कि उसको जो है प्रशंसा करने में भी आनंद का अनुभव होता है। किसको होता है? गोपाल प्रसाद को। अपनी जो है अपनी प्रशंसा स्वयं करता है, एक मुहावरा भी है बेटा, अपनी प्रशंसा स्वयं करना का क्या होता है? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना कहलाता है आत्म प्रशंसक, जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। इसके बाद क्या होता है? देखिए हमने दोनों के बारे में पढ़ा है कि किसके अंदर कौन-सी क्वालिटीज़ हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? लिखिए। कि जो एकांकी है, पाठ है हमारा, एकांकी क्या बताई थी बेटा मैंने? कौन-सी विधा बताई थी? एकांकी जो है नाटक जैसी ही एक विधा होती है और इसे हम जो है स्टेज पे प्ले कर सकते हैं। हर एक जो है हर एक करैक्टर जो है, पात्र जो है वो अपना रोल प्ले कर सकता है स्टेज पे और इस प्रकार जो है ये खेला जा सकता है और क्या उद्देश्य कहना माध्यम से समाज में क्या देशपूर्ण एकांकी है। भाई कुछ ना कुछ समाज को संदेश देना इस एकांकी का उद्देश्य रहा है। इस एकांकी में लेखक ने स्पष्ट किया है कि लड़के और लड़की में भेदभाव करना उचित नहीं है। लड़की भी उच्च शिक्षा के साथ साथ सम्मान की अधिकारिणी है। जो लड़की है उसे भी सम्मान मिलना चाहिए। इस प्रकार समाज लड़के को सम्मान देता है, उसके जन्म को भी एक उत्सव की तरह मनाता है, वैसे ही हमें लड़की के जन्म को भी एक उत्सव की तरह मनाना कि आज लड़कियां हैं उसी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है। आप रिजल्ट्स के उसमें देख लीजिए, सीबीएसई का आता है, हरियाणा बोर्ड का आता है, आईएएस, आईपीएस देख लीजिए आप जहाँ भी टॉप की हैं, जो भी अक्षर सेना वगैरह में देख लीजिए बेटा, तो किसी भी जो है क्षेत्र में जो लड़कियां वो कम नहीं है। कि इस एकाकी का जो विषय है वो है लड़के और लड़की में भेदभाव को लड़की भी उचित सम्मान की अधिकारिणी है
विवाह के नाम पर उसे तरह-तरह के सवाल पूछ कर के अपनी नहीं करना, लड़कों की ही तरह जो है सम्मान और लड़कों के समान ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उन्हें भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। गोपाल से रूढ़िवाद है, तो पहला तो जो सब मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है लेखक का वो क्या है कि लड़के और लड़की के बीच जो भेदभाव है, उसे समाप्त करना इस एकांकी का उद्देश्य है। और दूसरा वह जो है समाज में ऐसे लोगों पर भी करता है, ऐसे लोगों की विचारधारा पर भी प्रहार करता है, जो यह सोचते हैं कि जो स्त्री है वो पढ़ाना नहीं चाहिए, उनकी रूढ़िवादी सोच पर भी प्रहार करता है, जो नारी को समस्त अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं, लड़की का अपमान ही यदि हमारे पर विचार करता है, उन्हें नहीं करना चाहिए। हमें देशभक्ति चाहिए कि हम जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। इस मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, जो है इसी काम की। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 11 जो है वो है समाज गरिमा दाने हेतु आप कौन-कौन से प्रयास कर सकते हैं? इस समाज में महिलाओं को उचित गरिमा मिले, उचित सम्मान मिले, उनका भी जैसे हमारे समाज को पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, तो जो हमारा समाज है उसमें जो है किस प्रकार हम नारियों को भी पुरुषों के समान अधिकार दिला सकते हैं, कैसे उनका सम्मान हम कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, हमारे वेद पुराण जो है हमारी एक पुरानी कहावत है, सब में जो है नारी का सम्मान किया जाता है और उनमें जो प्राचीन ग्रंथ हैं हमारे कहा भी गया है, क्या कहा गया है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतासु न पूज्यन्ते एस सफला अंता तत्र सर्वे क्रिया। तो कहता है, हाँ, नारियों का सम्मान हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है वो भी कहते हैं कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ करते हैं और जहाँ पर इनको नहीं पूजा जाता, वहाँ सभी क्रियाएं, सभी काम असफल होते हैं। अगर देवता निवास, अगर जहाँ जिस घर में नारी का सम्मान होगा तो वहाँ वास करेंगे देवता। अगर देवता निवास करेंगे में क्या होगा बेटा, सब कुछ अच्छा होगा। तो इसलिए हर घर में यदि नारी होगा तो समाज में भी हमारे बराबरी आएगी, औरत और पुरुष का जो अंतर है वो समाप्त हो जाएगा। दोनों के सम्मान में जो है वो समाप्त हो जाएगा और क्या होगा कि घर लड़ाई झगड़े हैं वे हो जाएँगे और हमारा जो समाज है एक स्वस्थ समाज होगा। हमारी जो मान्यताएँ हैं वो भी जो है पूरी तरह से फले-फूलेंगी। हमारी जो परिस्थितियाँ हैं, हमारा समाज है वो बिल्कुल बदल जाएगा। से जनता है, यदि हम घर-घर उसको नहीं लागू करेंगे तो वह में लागू नहीं हो सकता। तो अच्छे कार्य की शुरुआत यदि हम हर एक घर से करें तो हमारा समाज, हमारा देश, हमारा जो राज्य सब जो है अपने आप विकसित होंगे। तो कहता है कि हम क्या प्रयास कर सकते हैं? नारी की जो प्रगति का मुख्य आधार शिक्षा है, जब तक महिलाएँ शिक्षित नहीं होंगी, वे ना विकास कर सकती हैं और न ही देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकती हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है नारी शिक्षा, अतः पहले जो है हमें नारी शिक्षित चाहिए। को पुरस्कार और सम्मान के लिए समाज को जागरूक किया जाना चाहिए। बेटा, यदि जो महिलाएँ हैं वो पढ़ी-लिखी होंगी तो जो
है अपने परिवार को भी अच्छी तरह से जो है वे मैनेज कर पाएँगी। तो इसलिए जो है सबसे पहली जो ज़रूरत है वो है नारी को शिक्षित करना। महिलाएँ किसी भी मायने में सभी तरह से को लागू करवाने के लिए करने को जो है याद रखना चाहिए कि यदि महिलाएँ विकसित हैं तो उज्ज्वल होगा, देश का जो भविष्य है वो उज्ज्वल होगा और यदि महिलाएँ जो है हमारी शिक्षित नहीं होंगी, तो हमारा जो देश है वो किसी प्रकार से उन्नति नहीं करेगा। यदि के अंदर में मान समानता नहीं होगी, तो हमारा नहीं होगा और हम ही नहीं पाएगा। यहाँ तक बेटा जो क्वेश्चंस हमारे हुए हैं 11 हम कर चुके हैं और इस ये इम्पोर्टेंट लेसन है बेटा और क्वेश्चंस भी मैंने तकरीबन सभी जो है आप सारे क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में राइट करेंगे उनको अच्छे से